आज का केस जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग, काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग और एक ऐसा केस है जहाँ पे ह्यूमैनिटी बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से फेल हुई। ये जो केस है मे बी आपको इमोशनली काफ़ी ज़्यादा शेक कर सकता है, तो अगर आप ऐसे स्टोरी सुनने के मूड में हैं तभी आप वीडियो को पूरा देखना, वरना यू कैन सिंपली स्किप दिस वीडियो। एक 17 साल की बच्ची के क्या-क्या सपने हो सकते हैं? प्रोबेबली अच्छे मार्क्स लाना, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना, एक अच्छा और बहुत स्टेबल करियर बनाना और काफ़ी ज़्यादा बड़े-बड़े सपने देखना। जुनको फारूता, जिनकी आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, वो भी एक 17 साल की जापानीज़ गर्ल थी और उसके भी बिल्कुल ऐसे ही सपने थे। अच्छा करियर बनाना, अपने मम्मी-पापा को दुनिया की सारी खुशियाँ देना, खुद खुश रहना, अपने भाई-बहनों के लिए कुछ-कुछ करना। जुनको जो थी वो एक जापानीज़ गर्ल थी और सिर्फ 17 साल की थी और वो अभी स्कूल में पढ़ती थी, हाई स्कूल में थी वो, जापान में ही एक जापान के हाई स्कूल में वो पढ़ती थी। वो एक काफ़ी ज़्यादा प्यारी, इनोसेंट और समझदार लड़की थी जो अपने आप को हर एक तरीके के लड़ाई झगड़े से अपने आप को बिल्कुल दूर रखती थी। टीचर्स भी जुनको को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे क्योंकि वो पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी, काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड थी, किसी तरीके की कोई भी शैतानी नहीं करती थी। एंड प्लस टीचर्स के साथ-साथ उसके फ्रेंड्स के साथ भी उसके काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप थे। वो सब उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा काइंड थी। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो सिंगर बनना चाहती थी और कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो एक एयर होस्टेस बनना चाहती थी। तो मतलब चाहे वो कुछ भी बनना चाहती हो, ओवरऑल ये समझ आता है कि काफ़ी ज़्यादा करियर ओरिएंटेड लड़की थी। एंड प्लस बहुत सारे रिपोर्ट्स में ये भी मेंशन है कि वो एक पार्ट टाइम जॉब भी किया करती थी एक कंपनी में, जहाँ पे ताकि वो वहाँ से पैसे अर्न करके अपने ग्रेजुएशन के लिए वो आगे फ्यूचर फर्दर स्टडीज़ के लिए पैसे कलेक्ट कर पाए। ऑन नवंबर 25, 1988 जुनको जो थी वो सिंपली अपना काम वाम करके अपने घर की तरफ जा रही थी एंड वो हमेशा अपने घर जो थी वो साइकिल से ही जाया करती थी। तो अब वो अपना साइकिल वाइकल लेके सारा रेडी थी घर के लिए निकलने के लिए। तो वहां पे दो लड़के, मियानो और मिनाटो, इन नाम को आप याद रखना, मियानो एंड मिनाटो दोनों जो थे वो अपने बाइक पर थे एंड वो वहां पे रोम कर रहे थे, आसपास वहीं पे घूम रहे थे। अब देखो थोड़ा सा इन दोनों लड़कों की हिस्ट्री समझो। मियानो जो है, ऐसा कहा जाता है कुछ रिपोर्ट्स में कि मियानो ने पहले, काफी टाइम पहले जो जुनको है उसको प्रपोज किया था एंड जुनको को अपनी पढ़ाई पे फोकस करना था, अपना एक वेल स्टैब्लिश्ड करियर बनाना था। तो उसने मियानो को बहुत प्यार से रिजेक्ट कर दिया था, मतलब मना कर दिया था, उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। तो ये बात जो थी वो मियानो के दिमाग में काफी सेट थी कि उसने बेसिकली ये बात जो थी, अपने रिजेक्शन की जो बात थी, उससे अपने ईगो पर ले लिया था। जुनको जो थी उसको रैंडमली उस दिन अपने ऑफिस से घर जाते हुए दिख गई एंड उन दोनों ने, मियानो और मिनाटो ने, उसको ऑब्जर्व किया थोड़ी देर तक। तो एंड देन मियानो ने अपने फ्रेंड मिनाटो के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और प्लान ये था कि उसने, मियानो ने मिनाटो को बोला कि तुम जाके उसको धक्का देना ताकि वो गिर जाएगी और थोड़ी सी इंजर्ड हो जाएगी और तब मैं जाकर वहां पे उसकी हेल्प करने के बहाने आऊंगा एंड देन हम इसको उठा लेंगे यहाँ से। तो ये सारी बातें दोनों ने डिस्कस कर ली आपस में, इनकी अपनी खुद की एक प्लानिंग हो गई। तो मिनाटो ने बिल्कुल बिल्कुल मियानो की जो बात थी हुई, जो भी उसकी दोनों की प्लानिंग डिस्कस हुई, वो उस प्लान के अकॉर्डिंग मियानो के कहने पे मिनाटो ने उसको जाके धक्का मार दिया एंड वो वहां पे नीचे गिर गई, उसको चोट लग गई थोड़ी सी। और मियानो के कहने पे ही मिनाटो ने ये सारी चीजें की और मिनाटो उसे धक्का मार के वहां से भाग गया। अब देखो ये करने के रीजंस क्या थे, सिर्फ रिजेक्शन ही रीजन नहीं था कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मैं उसको जाकर आज उठाने वाला हूँ, वहां से किडनैप करने वाला हूँ, ये रीजन नहीं थे। रीजन मेनली ये भी था कि ये मियानो एंड मिनाटो दोनों वहां जापान के एक लोकल गैंग का हिस्सा थे जिसको याकूजा कहते थे एंड ये हर दिन डेली किसी ना किसी एक लड़की को हैरेस करते थे, उसे परेशान करते थे, किडनैप करते थे। बहुत सारे इनके ऊपर ऑलरेडी केसेस चल रहे थे फिजिकल अब्यूज के एंड बहुत सारे इनके ऊपर बहुत तरीके के केसेस चल रहे थे दोनों के ऊपर। तो ये लड़कियों को हैरेस करके अपना पावर
शोकेस करना चाहते थे एंड बेसिकली इनको लड़कियों को हैरेस करना, किडनैप करना, ये सारी चीजें करना इनको एक तरीके से फन और एंटरटेनिंग लगता था काफी ज्यादा। उनके लिए, दोनों के लिए गर्ल्स ही प्राइम टारगेट रहती थी हर चीज का। वो सबसे पहले लड़कियों को देख लेते थे, ऑब्जर्व करते थे एंड देन कोई भी एक्शन लेते थे। अब देखो यहाँ पे एक चीज और भी है कि मियानो एंड मिनाटो दोनों उस दिन बाइक पे निकले ही इस चीज के लिए थे कि हम किसी लड़की को आज किडनैप करने वाले हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली जुनको उनके आगे आ गई थी, इसीलिए जुनको को उन्होंने किडनैप किया। ठीक है, अब कैसे किया ये मैं आपको आगे स्टोरी में समझाऊंगी। तो ऐसा नहीं था कि वो जुनको के लिए ही उधर घूम रहे थे, वो रैंडमली किसी भी लड़की को उठाने वाले थे, पर अनफॉर्चुनेटली जुनको उनके आगे आ गई एंड शी अल्टीमेटली बिकेम द टारगेट ऑफ अपॉर्चुनिटी। नाउ बैक टू द स्टोरी। देखो आगे क्या होता है। मियानो के कहने पे मिनाटो ने उसे साइकिल से धक्का मार के नीचे गिरा दिया है। ठीक है, अब मिनाटो उसको गिराने के बाद वहां से भाग गया है, क्योंकि प्लान इन लोगों का यही था कि तुम्हें उसको गिराना है और बस भाग जाना है वहां से। ठीक है, अब वो उसको गिराकर भाग चुका है और अब मियानो उसको दूर से देख रहा है कि उसके पैरों में चोट लग गई है। तो अब जैसे ही वो वहां से भाग गया, मियानो उसके पास जाता है, जुनको के पास, और उसको हेल्प ऑफर करता है कि मैम आपको लग गई है तो आप मेरे साथ अपने घर तक चल लो। अब क्योंकि जुनको को काफी ज्यादा पैरों में चोट लग गई थी, क्योंकि वो गिर गई थी तो उसको चोट लग गई थी, तो वो उसकी हेल्प लेने के लिए एग्री कर देती है एंड उसके साथ उसकी हेल्प लेकर अपने घर तक जाने लगती है। जुनको जो है कंप्लीटली ट्रैप हो चुकी थी, जो भी प्लान मियानो और मिनाटो दोनों ने साथ में बनाया था। अब वो दोनों जा रहे हैं साथ में। अब जुनको को लग रहा है कि वो मुझे मेरे घर तक छोड़ेगा, लेकिन रास्ते में ही मियानो ने उसको किडनैप कर लिया और उसको जबरदस्ती एक वेयर हाउस तक लेकर गया। ठीक है, वेयर हाउस तक उसके पास, मतलब उसके जो ऑफिस था उसके पास में एक वेयर हाउस था, वहां पे उसको जबरदस्ती लेकर गया। अब पहले तो मियानो ने उसका वहां पे फिजिकल असॉल्ट किया और उसके बाद उसको धमकाया कि मैं याकूजा का मेंबर हूं, अगर तुमने यहां से भागने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें और तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दूंगा। ये सारी बातें सुन के जुनको काफी ज्यादा डर गई एंड वो जैसे जैसे बोलता गया वैसे वैसे वो करती गई। अब उसने जुनको का पहले फिजिकल असॉल्ट किया और उसको असॉल्ट करने के बाद वो उसको अडाची के एक होटल में लेकर जाता है। अडाची एक जगह है जापान की, वहां के उसके होटल में लेकर जाता है। उसी अडाची के होटल में जहाँ पे मियानो जो था वो जुनको को लेकर जा रहा था, वहां पे ऑलरेडी मिनाटो और उसका एक और फ्रेंड जो था वो वेट कर रहा था। ठीक है, तो अब जब मियानो जुनको को लेकर उस होटल में जाता है तो वो उनके आगे बहुत अपना पावर दिखाता है कि मैंने इसको किडनैप किया एंड देन मैंने इसका फिजिकल असॉल्ट किया। ठीक है, तो वो सब लोग ऐसे मतलब उसका ऑब्वियसली नाम हो गया उनके ग्रुप में कि अरे इसने तो लड़की को किडनैप कर लिया, इसका फिजिकल असॉल्ट भी कर दिया। तो ये सारी चीजें जो भी ये कर रहा था सिर्फ और सिर्फ अपनी पावर शो करने के लिए कर रहा था कि याकूजा में अगर कोई सबसे ज्यादा पावरफुल मेंबर है तो वो मियानो है। ऑन 26 नवंबर 1988 मियानो जो है वो उसको अडाची के होटल से शिफ्ट करके किसी और होटल में ले जाता है। वहां पे मियानो, मिनाटो और ये जुनको और ये सारे तो एक साथ जाते हैं और उस होटल में जहाँ पे ये अब लेकर जा रहा है अडाची से शिफ्ट करने के बाद, वहां पे ऑलरेडी मियानो और याकुजा के कुछ मेंबर्स जो होते हैं वहां पे उसका वेट कर रहे होते हैं कि वो जुनको को लेकर आ रहा है। एंड वहां पे ये सारे के सारे जब ये पहुंचते हैं तो सारे के सारे मेंबर्स जो होते हैं वो उसको वापस से फिजिकली असॉल्ट करते हैं एंड देन उसको थ्रेटन करते हैं कि अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दूंगा। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि ये लोग बार बार होटल शिफ्ट कर रहे थे, कभी यहाँ पे कभी वहां पे, कि पुलिस को इन पर डाउट ना हो। ठीक है, तो अब इनको लगता है कि बार बार होटल शिफ्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना जुनको को सेफ नहीं है, वो भाग सकती है मौका देखकर। तो इसलिए हम एक काम करते हैं, हम किसी मेंबर के घर में ही जुनको को रख लेते हैं। अब इन सारे जो भी वहाँ पे याकुजा के मेंबर्स थे और मियानो और मिनाटो भी वहीं पे प्रेजेंट थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम जुनको को मिनाटो के घर के सेकंड फ्लोर पे रखेंगे, जो कि उसका घर जो था वो अडाची में था। और उसको जुनको को मिनाटो के घर ले जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन था कि उसको फिजिकली बहुत बुरी तरीके से अब्यूज करना,
उसको मारना और बस यही सारी चीजें करना। उसको बेसिकली किडनैप ही इसी चीज के लिए इन लोगों ने किया था। ठीक है, अब सवाल उठता है कि लड़की गायब हो गई है, मतलब जुनको गायब हो गई है, तो ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स ने कोई तो स्टेप लिया होगा, पुलिस कंप्लेन की होगी, कुछ तो किया होगा। तो यहाँ पे मियानो एक और स्मार्ट मूव करता है। देखो क्या, वो पेरेंट्स जो थे जुनको के, वो पुलिस स्टेशन पहुंच चुके होते हैं एंड वहां पे अब मियानो भी सोचता है कि इसके पेरेंट्स ढूंढ रहे होंगे, अगर पुलिस कंप्लेन पेरेंट्स ने कर दी तो हम पकड़े जा सकते हैं। तो मियानो ने थ्रेटन किया जुनको को कि अपने पेरेंट्स को कॉल करो और बोलो कि तुम दोस्तों के साथ घूमने आई हुई हो। ठीक है, एंड वो इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि उसने मियानो के पूरे ऑर्डर्स को फॉलो किया और मतलब बेसिकली उसने कॉल किया अपने पेरेंट्स को एंड उसको उनको बता दिया कि मैं अपने मतलब फ्रेंड्स के साथ घूमने आई हुई हूँ, तो आप मेरी टेंशन मत लेना, मैं सेफ हूँ। अब यहाँ पे सवाल एक और उठता है कि जो मिनाटो है उसके पेरेंट्स को पता नहीं लगा कि इनके घर में एक लड़की को ये लोग उठाकर लेकर आए हैं? क्या उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया उस बच्ची को बचाने के लिए? अब देखो, मिनाटो के जो पेरेंट्स थे ना, उनको पता था कि ऊपर इनके सेकंड फ्लोर पे किसी एक लड़की को ये लोग जबरदस्ती लेकर आए हैं। पर मिनाटो के जो पेरेंट्स थे वो खुद भी मिनाटो से काफी ज्यादा डरते थे, क्योंकि मिनाटो उनको भी मारने पीटने लग जाता था। तो इस वजह से उन्होंने किसी भी तरीके का पुलिस कंप्लेन करना चाहा भी तो वो कर नहीं पाए, क्योंकि उनको खुद भी डर था कि अगर हमने पुलिस कंप्लेन करी तो एक तो हमारा बच्चा जेल में चला जाएगा एंड ऊपर से अगर वो जेल से बाद में निकलता है तो वो हमें भी असॉल्ट करेगा, हमारे साथ भी काफी बुरा करेगा। इसलिए इन्होंने डर की वजह से किसी तरीके की कोई पुलिस कंप्लेन नहीं करी। नाउ 40 डेज ऑफ टॉर्चर पीरियड यहां से शुरू होता है। 26 नवंबर 1988 को ये लोग किडनैप करते हैं एंड 4 जनवरी 1989 तक उसको टॉर्चर करते हैं, और इतनी ज्यादा बुरी तरीके से टॉर्चर करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। मियानो एंड मिनाटो के अलावा याकूजा के जितने भी मेंबर्स थे वो डेली फिजिकल असॉल्ट करते थे जुनको का। मियानो ने उसको उसके पूरे हेयर्स काट दिए थे और वो उसको डेली माचिस से कहीं ना कहीं जला देता था। दिसंबर में जब एक बार जुनको ने भागने की कोशिश की बट वो फेल हो गई भागने में, एस्केप नहीं कर पाई, और जब उसको याकूजा के मेंबर्स ने पकड़ लिया तो उसके फेस को रिपीटेडली पंच किया, इतने बुरी तरीके से उसको मारा कि उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। एंड पकड़े जाने के बाद मियानो ने उसके एंकल्स को पूरी तरीके से जला दिया था कि वो आगे कभी ऐसे स्टेप लेने के बारे में सोचे भी नहीं। उसको बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया, उसको फोर्स किया कि तुम ड्रिंक करो, तुम स्मोक करो। उसकी बॉडी को बार बार उन्होंने माचिस से जलाया, कभी कैंडल से जलाया। उनको ने उनसे बार बार रिक्वेस्ट करी कि आप इससे अच्छा मुझे मार ही दो, मुझे जिंदा ही नहीं छोड़ो, बट उनको उसको थोड़ा परेशान करना, टॉर्चर करना ना उनको ज्यादा एंटरटेनिंग लगा, उनको ज्यादा फन लगा। मतलब उनको वो बेसिकली उसको मारना नहीं चाहते थे कि हमें जितना मजा आ रहा है उसको जिंदा रख के हमें उतना उसको मार देने पे मजा नहीं आएगा। पूरे दिसंबर में शी वॉज ब्रूटली टॉर्चर्ड। डेली उसको मारते थे, डेली उसका फिजिकल असॉल्ट होता था, डेली उसको ड्रिंक करवाते थे, स्मोक करवाते थे, पता नहीं क्या क्या उसको जबरदस्ती करवाते थे। एंड दिसंबर एंड तक वो इतनी ज्यादा माल नरिश्ड हो चुकी थी कि इवन उसके पेरेंट्स भी अगर उसको अब इस रूप में देखते तो उसको कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते। इनके टॉर्चर की सिवियरिटी जो थी वो डे बाय डे बढ़ती जा रही थी। वो काफी ज्यादा माल नरिश्ड हो चुकी थी, क्योंकि उसको पूरे दिन में बस थोड़ा सा दूध देते थे पीने के लिए कि ताकि वो जिंदा रहे। ठीक है, और उसके अलावा उसको और कुछ खाने को नहीं देते थे। उसका बॉडी वेट कंप्लीटली गिर चुका था एंड उसका इतनी बार इन्होंने फिजिकल अब्यूज कर दिया था कि वो फर्स्ट फ्लोर पे, क्योंकि जुनको सेकंड फ्लोर पे थी, इनका वॉशरूम फर्स्ट फ्लोर पे था, वो वॉशरूम तक के लिए जा नहीं पा रही थी। तो अब प्रॉब्लम हुई ये कि अब वो भाग भी नहीं सकती, क्योंकि वो चलने के लायक ही नहीं बची है। तो अब वो इतनी ज्यादा मालनरिश्ड हो चुकी थी कि एक्सट्रीम वीकनेस की वजह से वो पूरे दिन फ्लोर पे पड़ी रहती थी एंड जब जिसका मन करता था वो उसको आकर असॉल्ट करके चला जाता था। उसको इतना ज्यादा मारा था कि उसका पूरा फेस कंप्लीटली सूज गया था एंड जो वुंड्स उसको हुए थे, जो उसको घाव हो गए थे, वो ओपन ही थे, उसको उस पे किसी तरह की कोई पट्टी नहीं लगी हुई थी। तो अब उन वुंड से भी स्मेल आने लग गई थी। नाउ 4 जनवरी 1989,
यहाँ पे क्या होता है, इस दिन क्या होता है, मियानो जो होता है वो एक गैम्बलिंग गेम खेल रहा होता है एंड गैम्बलिंग गेम खेलते टाइम वो हार जाता है उस गेम में। तो उस गेम की हार पर उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो डिसाइड करता है कि अपना सारा गुस्सा जो है वो जुनको पे निकालेगा। वो घर आता है मिनाटो के और पहले तो जुनको को बहुत ब्रूटली मारता है, बहुत बुरी तरीके से मारता है एंड उसके बाद वो उसको फोर्स करता है टू ड्रिंक हर ओन यूरिन। और इतना ही नहीं, उसके बाद वो उसको लेटाता है एंड देन उसके ऊपर कैंडल को फिक्स करता है, मतलब इस तरीके से फिक्स करता है कि कैंडल को जब वो लाइट करेगा तो उसकी जो वैक्स है वो जुनको के आइस पे गिरेगी। तो वो इस तरीके से वो कैंडल को सेट करता है एंड इतनी बुरी तरीके से ब्रूटली उसको टॉर्चर करता है कंप्लीट 2 घंटे तक। एंड इसके बाद जुनको जो है वो फ्लोर पे गिर जाती है। अब क्या होता है, यहाँ पे जुनको जो है वो गिरी है या बेहोश है कि मतलब डेथ हो गई उसकी, उसको नहीं पता होता। वो इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि वो जुनको को उसी हालत में छोड़कर बाहर चला जाता है। ठीक है, उसके बाद मिनाटो ये सारी चीजें देख रहा होता है कि वो गिर गई है फ्लोर पे एंड वो वेट करता है कि वो शायद होश में आएगी। 2-3 घंटे बीत जाते हैं एंड जुनको को जो होता है वो होश नहीं आता। तो मिनाटो उसको कॉल करता है मियानो को कि लगता है ये मर गई है, तो तुम वापस घर आ जाओ। अब जुनको की डेथ हो चुकी है। ठीक है, अब मियानो एंड मिनाटो दोनों को पता लग गया है कि जुनको जो है वो मर चुकी है हमारे टॉर्चर करने की वजह से। डेथ के बाद भी वो उसकी बॉडी को छोड़ते नहीं है। उसको उसकी डेथ के बाद भी गुस्से में मियानो उसको मारता है कई बार, 2-3 पंच उसके फेस पे, मरी हुई बॉडी पे उसको मारता है। एंड देन क्या करते हैं ये लोग, उसको पहले एक ब्लैंकेट में उसकी बॉडी को रैप करते हैं एंड उसको एक बड़े से ट्रैवल बैग में डाल देते हैं। ट्रैवल बैग को बंद करके एक ड्रम लेते हैं बड़ा सा एंड ड्रम में ट्रैवल बैग को डाल देते हैं जिसमें जुनको की बॉडी है और उसको वेट कंक्रीट से भर देते हैं। उसके बाद ये जो कंक्रीट वाला ड्रम है जिसमें जुनको की इन्होंने बॉडी को हाइड करने की कोशिश की है, ये उसको कंक्रीट वाले ड्रम को टोक्यो ले जाते हैं एंड टोक्यो में ले जाकर डंप कर देते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी ये लोग रुकते नहीं हैं और उसके बाद भी कुछ फीमेल्स को असॉल्ट करते रहते हैं, उनको हैरेस करते हैं, उनको परेशान करते हैं, किडनैप करते हैं। तो ऐसे ही एक फीमेल को ये किडनैप करते हैं एंड उसकी जो कंप्लेन होती है वो पुलिस वाले, उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं। तो अब पुलिस जो है वो मिनाटो और मियानो दोनों को पकड़ लेती है और उसको उनको अपने पुलिस स्टेशन लेकर जाती है फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो अब देखो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होती है, जुनको का किसी को नहीं पता कि जुनको नाम की कोई लड़की है, वो कहाँ है, मर गई है, जिंदा है, कुछ किसी को नहीं पता। ठीक है, अब इसको जो मिनाटो और मियानो को पकड़ा है ये किसी और केस के लिए पकड़ा है जो इन्होंने उसके मरने के बाद किया। ठीक है, तो अब पुलिस इनको इन्वेस्टिगेट कर रही है कि तुमने उसको क्यों मारा या क्यों उसको किडनैप किया। और जुनको, उसको लगता है, बेसिकली मिनाटो को लगता है और मियानो को लगता है कि ये जुनको के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली में पुलिस जो थी वो किसी और केस के बारे में पूछ रही थी, किसी और लड़की के बारे में पूछ रही थी और इनको लगता है कि ये जुनको के बारे में पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे मियानो बोलता है कि हाँ हमने ही उसको मारा है और मैं आपको बता देता हूँ कि उसकी बॉडी हमने कहाँ पे छुपा के रखी है। अब पुलिस यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है कि भाई ये किसकी बात कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, हम तो किसी और केस के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब पुलिस वालों को भी पता लग गया है कि इन्होंने एक और लड़की को किडनैप किया था, उसका असॉल्ट किया था और उसकी बॉडी को ये लोग डंप करके कहीं और आ गए हैं। तो पुलिस वाले जो हैं इन दोनों को लेकर उस स्पॉट पे पहुंचते हैं जहां पर ये लोग फेंक कर आए थे जुनको की बॉडी को। सारी इन्वेस्टिगेशन होती है, काफी टाइम तक पुलिस जुनको की बॉडी को ढूंढती है एंड एट द एंड जुनको की बॉडी उस ड्रम के अंदर पुलिस को मिल जाती है। ठीक है, अब ये क्योंकि अब इन्होंने मर्डर किया है, अब ये जितने दोनों मियानो और मिनाटो अभी माइनर्स हैं। ठीक है, इनकी एज जो है वो 18+ नहीं है, तो इसीलिए इनको पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन इनको जापानीज जुवेनाइल लॉ के अंडर जो है वो पनिशमेंट दी जाती है। अब काफी टाइम तक ट्रायल्स चलते हैं एंड सबको जेल होती है। अब देखो ये जो केस है ना, बहुत ही ज्यादा ब्रूटल और सबसे ज्यादा हॉरिफाइंग केस है जापान का। एंड सिर्फ जापान में ही नहीं, ये पूरा जो केस हुआ ये पूरे वर्ल्ड में इतना ज्यादा फेमस हुआ कि लोग एक्चुअली में स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द जुवेनाइल लॉज ऑफ जापान, कि लोगों, वहां के बच्चों में इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे आ रही है कि वो इतने बड़े बड़े कांड कर रहे हैं, किसी को मर्डर कर रहे हैं इतनी टेंडर एज में, इतने माइनर एज में। 1988 के बाद, इस केस के बाद
जापान के जो जुवेनाइल लॉज थे उसमें काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स किए। अब देखो, ओवरऑल पूरा केस समझ लिया हमने, पूरा इंसिडेंट समझ लिया हमने। सवाल अब एक्चुअली में ये उठता है कि जो भी इनको थोड़े टाइम के लिए इन लोगों ने जेल में डाला, क्या ये जो सज़ा इनको मिली, क्या वो इक्विवेलेंट था उस टॉर्चर के जो जुनको फारूता गुजरी थी? जो इनको सज़ा मिली, क्या वो उस पेन के बराबर था जो जुनको के साथ इन लोगों ने किया? तो प्लीज़ डू शेयर योर थॉट्स ऑन दिस वीडियो in the comments below, and तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।